हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। संबोधि के इस चैनल पे आप सबको पता है कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय आर एस शर्मा सर की जो किताब है वो हम लोगों ने स्टार्ट की है। और हम देखेंगे कि आने वाले 25 जो लेक्चर्स हैं उसमें हम ये पूरी किताब जो है, जो प्राचीन भारत का इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द फोर्थ चैप्टर। आज हम चौथा अध्याय इसका शुरू करेंगे। और बीइंग अ ज्योग्राफी एंड अ हिस्ट्री टीचर, मैं भूगोल की दृष्टि से बात करूं या इतिहास की दृष्टि से मैं बात करूं, तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों इंटरेस्टिंग चैप्टर है? क्योंकि ये आपको एक पिक्चर प्रोवाइड कराएगा कि भारत में जो प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास में हम जो जो चीजें पढ़ते हैं उसका ज्योग्राफी से क्या क्या रिलेशन है। तो बेसिकली ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हम यहाँ पे साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप सब अपने पास एक मैप जरूर रखें इंडिया का, स्पेशली फिजिकल मैप। अगर आपके पास फिजिकल मैप है इंडिया का तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जो हम भूगोल में आगे पढ़ेंगे। जैसे मानसून के बारे में बताया गया है, पश्चिमी पूर्वी घाटों के बारे में बताया गया है, तटीय सीमाओं के बारे में बताया गया है। सारी चीजें हम लोग भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री रेलवे लाइन के ऐसे एक साथ आगे बढ़ेंगी, इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, ज्योग्राफिकल सेटिंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दिस चैप्टर डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, दैट इज रिवर्स, माउंटेन, मानसून, नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ दे शेप्ड अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो सिविलाइजेशन था उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जैसे ही किसकी खोज होती है? आयरन की खोज होती है। तो लोग ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं इंडस वैली से टूवर्ड्स गैंगेटिक वैली। तो गंगा की तरफ ट्रांसफर होना लोग शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि केवल नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई और नदियों के तरफ ही ये माइग्रेट होना शुरू हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये लोग अरावली की तरफ माइग्रेट हो गए या विंध्याचल की ओर माइग्रेट हो गए? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो ये सारी चीजें आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको कहा कि आप सबके पास एक फिजिकल मैप होना चाहिए। दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। छोटी सी कुछ बेसिक सी इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो ये आपका बॉर्डर जो है, अभी इंडिया का जो बॉर्डर है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि बॉर्डर वाले जो मैप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी की क्लासेस में कि बॉर्डर जहां पे आपको देखने को मिलेगा, वो जो मैप होते हैं उनको हम कहते हैं दे आर द पॉलिटिकल मैप। और हमको बेसिकली फिजिकल मैप से काम है यहाँ पे। आप सब जानते हैं ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे एक बहुत ही विशाल का माउंटेन रेंजेस है हमारे पास जिनका नाम है हिमालयास। क्या यहाँ पे हमारे पास हिमालय हैं? हिमालय के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से सिंधु नदी का शुरू होती है और सिंधु नदी यहाँ पे इंडस रिवर अरब सागर में पहुंचती है। तो ये आपकी जो रिवर है ये है इंडस रिवर। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से कौन सी रिवर शुरू हो रही है? ये है यमुना, गंगा। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर है। गंगा रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये जो घाट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास घाट्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास घाट्स हैं। ये जो घाट हैं कौन सी दिशा में आपको देखने को मिल रहे हैं? तो आप कहोगे साहब ये पश्चिमी दिशा में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो इन्हें कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स। और ये जो घाट्स हैं, जो डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं, इन्हें कहा जाता है पूर्वी घाट, दैट इज ईस्टर्न घाट्स। बिल्कुल मध्य में अगर आप देखोगे, ये जो रेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इन्हें कहा जाता है विंध्याचल रेंजेस। विंध्याचल रेंजेस।
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये। तो ये प्रमुख प्रमुख बात है। उसके अलावा ये जो एरिया है ये पंजाब का इलाका है, पंजाब है, इसके नीचे आपको राजस्थान में मरुस्थल देखने को मिलता है। ये हमारे का मैदान है, प्लेन एरिया है, और इसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन या उत्तरी मैदान इसे कहते हैं, और ये नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। और यहाँ पे आपको एक नदी देखने को मिलेगी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी। ये जो बेसिक जो ज्योग्राफी की समझ है, मैं जानता हूँ ये सब आपको है, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि आगे वाले स्लाइड्स में जब हम बात करेंगे कि भारत में हिमालय कहाँ पर है, या सिंधु नदी या इंडस रिवर कहाँ पे बह रही है, गंगा रिवर कहाँ पे बह रही है, तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इसलिए मैंने ये मैप स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेजर फीचर्स, इनको कहा जाता है लैंड फॉर्म्स। बेसिकली क्या कहा जाता है? लैंड फॉर्म्स कहा जाता है, लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। तो इंडिया में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है, उसके अलावा ये वाला जो इलाका है ये है डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू की भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, तो ये है बेसिकली हमारा इंडिया। ओवरव्यू ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया जो है ये कैसा लैंड है, आप कहोगे ये बहुत ही डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंडिया में आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, इंडिया में प्लेट्यू पठार आपको देखने को मिलेंगे, रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे, नदियां आपको देखने को मिलेगी, कोस्टल तटीय इलाके आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इन सबको मिला के अगर मैं कहूँ तो इंडिया को क्या कहा जाता है? इट इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर। भारत जो है वो विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं वाली क्या है? भूमि है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें और आज से करीब गोंडवाना की अगर अपन बात करें तो आप पाओगे कि जो इंडिया है या भूमध्य रेखा के दक्षिण में जितने भी भूभाग आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब किसका हिस्सा थे? तो आप कहोगे सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। हम आगे पढ़ेंगे, देखो अराउंड 40 मिलियन ईयर्स अगो, 40 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया किसका पार्ट था? तो आप कहोगे भाई इंडिया जो था, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अच्छा, क्या उस समय सिर्फ गोंडवाना लैंड थी? नहीं, उस समय एक और लैंड हुआ करता था जो नॉर्थ में था। नॉर्थ में जो लैंड था उसका नाम है अंगारा लैंड। ये तो हमने पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। और गोंडवाना लैंड से क्या बना है? हमारा इंडिया बना है। क्या बना है? इंडिया बना है। इंडिया की जो प्लेट है जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी की टर्म्स में, तो इंडिया की जो प्लेट है वो किससे बनी है? गोंडवाना लैंड से बनी है। अच्छा, साथ ही साथ मैं और आप ये भी जानते हैं कि जो इंडिया की प्लेट है ट्रायंगुलर शेप की प्लेट थी, और इसने आगे मूवमेंट करना शुरू करा। आगे मूवमेंट मतलब ये एकदम दक्षिण में स्थिति, साउथ में था, और इसने किस तरफ मोशन करना शुरू करा? अपना नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन करना शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, यहाँ पे नॉर्थ में एक और प्लेट मिली इसको, जिसको कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट मिली इसको? यूरेशियन प्लेट मिली। और यूरेशियन प्लेट से जब टकराई, यहाँ पे किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हिमालयाज का। किसका फॉर्मेशन होता है? हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको, बेसिक जो ज्योग्राफी है आपको पता होगी कि हिमालय को हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं, कैसे यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से कौन सी प्लेट बाउंड्री यहाँ पे बनी, और किससे कैसे फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे बने। अगर नहीं भी पता है तो हम आगे आने वाली जो ज्योग्राफी की सीरीज उसमें सब चीजें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे किसकी? इंडिया की। अराउंड 40 मिलियन ईयर्स अगो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेपरेटेड फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट दैट इज गोंडवाना लैंड एंड डेवलप यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक जोन। कहाँ से हम लोग चले हैं? हम लोग चले हैं बहुत पास में थे हम लोग किसके? दक्षिणी ध्रुव के। दक्षिणी ध्रुव के पास में एक बड़ा महाद्वीप था, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम है गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से हम लोगों ने अपना मोशन शुरू किया। अब सोचो, एकदम पोलर एरिया या टेम्परेट एरिया में थे हम लोग थे, और टेम्परेट एरिया से हम लोग इक्वेटर की तरफ बढ़े, और इक्वेटर से आज अगर आप इंडिया का टेम्परेचर और इंडिया का क्लाइमेट देखोगे तो आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों क्लाइमेट आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने एक बड़ी जर्नी तय की है, और जहां पे हमने अलग अलग क्लाइमेट से हम लोग गुजरे हैं।
और इसी वजह से इंडिया में डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस आज भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे हम कौन सा क्लाइमेट कहते हैं? आज की तारीख में हम बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, भारत की जो जलवायु है वो कैसी मिलेगी आपको? आपको देखने को मिलेगी मानसूनल टाइप ऑफ जलवायु। अच्छा, मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून जो शब्द है वो मौसम भाषा, मौसम शब्द से लिया गया, अरेबिक भाषा का शब्द है, अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है मौसम, और मौसम का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स। क्या होता है? रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो हमें पता है कि इंडिया के पास से मतलब, ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिलता है अरेबियन सी, अरेबियन सी है ये है आपका बे ऑफ बंगाल। और मानसूनल विंड्स जब इंडिया में आती हैं, मानसूनल विंड्स इंडिया में आती हैं कुछ इस तरीके से, दो ब्रांचेस होती हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच, ये मानसूनल विंड्स हैं। अच्छा, इनकी डायरेक्शन अभी आप देख रहे हो कि अरेबियन सी से लैंड की तरफ है और बे ऑफ बंगाल से इंडियन लैंड की तरफ है। जब डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है तो आप पाओगे ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो रिवर्सल ऑफ विंड हुआ। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? इंडिया का मानसून। क्या है? यही है मानसून। और इसी मानसून से आप देखोगे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, आज नहीं, इवन एंशियंट इंडिया में भी आप देखोगे कि एग्रीकल्चर हमारा कैसा था? मानसून फेड एग्रीकल्चर था। कैसा एग्रीकल्चर है हमारा? मानसून फेड एग्रीकल्चर है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो भी खेती होती है उसमें जो पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए जो वाटर चाहिए, मेनली आपको कहाँ से मिलता है? मानसून से मिलता है। तो मानसून भी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हम देखेंगे कि इट इज एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर मेकिंग इंडिया क्लाइमेट फेवरेबल फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। कैसे इंडिया के क्लाइमेट को ये मानसूनल विंड्स फेवरेबल बनाएंगी? किसके लिए? अर्ली सिविलाइजेशन के लिए। ये चीजें भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चीजें हम जो देखेंगे, इंपैक्ट ऑफ द मानसून ऑन एग्रीकल्चर। तो मैं आपको बता रहा था इवन आज भी अगर मैं बात करूं 21st सेंचुरी में हम हैं, कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में हम हैं। और 21st सेंचुरी में भी इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये है मानसून फेड एग्रीकल्चर, मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। एंशियंट हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में भी ये चीज कॉमन मिलेगी आपको कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उस समय भी वो किस पे आधारित था, किस पे डिपेंडेंट है? मानसून पे डिपेंडेंट है। जैसे कैसे पता लगा हमें? तो अगर हम बात करें क्रॉप्स लाइक राइस, तो आप राइस को कहते हो कि आप, राइस जो है ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? वाटर इंटेंसिव, मतलब इसको पानी ज्यादा चाहिए। तो जहां पे अच्छी बारिश हो रही है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। अगर बात करें बार्ले की, किसकी? बार्ले की अगर अपन बात करें तो बार्ले, इसके लिए बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, इवन बहुत कम पानी इसको चाहिए होता है। तो जहां पे मानसून या एनुअल रेनफॉल काफी कम है, मानसून कम है, वहां पे भी क्या देखने को मिलेगा आपको? बार्ले देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे कि कहाँ के लोग, एंशियंट इंडिया के लोग बार्ले ज्यादा खाएंगे। अगर बार्ले उनको खाना है तो उनको कौन से एरिया में वो लोग रहते होंगे, और अगर जो लोग राइस खाते हैं वो कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेंगे? सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नॉर्दर्न बाउंड्रीज दैट इज द हिमालयस। अब समझते हैं भारत के भूगोल को, इंडियन ज्योग्राफी को। तो एंशियंट हिस्ट्री में भी इंडिया तो इंडिया ही था। इंडिया की आज भी अब बात करें नॉर्दर्न बाउंड्री की, कि उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है, जो नॉर्दर्न बाउंड्री जो सिक्योर करके रखता है हमारा, वो कौन है? हिमालयस। अब हिमालय किन किन चीजों से हमारी बाउंड्री को सिक्योर करता है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आज भी आप देखोगे कि चाइना से अगर हमको सिक्योर करके रखा हुआ है किसी ने, पाकिस्तान से हमें अगर सिक्योर करके रखा हुआ है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल किसका है? उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है हिमालय का। क्या इसके अलावा भी हिमालय बहुत सारी चीजों से हमें बचा के रखता है? तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द हिमालय फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, शील्डिंग इट फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। ऊपर इंडिया के जस्ट नॉर्थ में आप जाओगे चाइना, और चाइना से ऊपर आपको मिलेगा कौन? रशिया। कौन मिलेगा? रशिया। रशिया से इंडिया की तरफ विंड्स आती हैं। क्या आती हैं? विंड्स आती हैं। और ये विंड्स कैसी होती हैं? बहुत ही ठंडी होती हैं। कैसी होती हैं? कोल्ड विंड्स होती हैं। किस तरफ आ रही है? इंडिया की तरफ आ रही हैं। अगर इंडिया के पास इसकी नॉर्थ बाउंड्री पे बहुत ही बड़े, बहुत ही ऊंचे पर्वत नहीं होते, हिमालय नहीं होते, तो सारी विंड्स कहां तक पहुंच जाती है? इंडिया तक पहुंच जाती है। और इंडिया में टेम्परेचर काफी
ठंडा होता। क्यों होता ठंडा? क्योंकि इंडिया का लैटिट्यूड अगर आप देखोगे और यूरोप का लैटिट्यूड अगर आप देखोगे तो बहुत सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। और यूरोप को हम कैसा मानते हैं? वो ठंडा प्रदेश है। कैसा है? कोल्डर रीजन है। लेकिन इंडिया कोल्डर रीजन क्यों नहीं है? इंडिया में टेम्परेचर इतना नीचे क्यों नहीं पहुंच पाता? तो आप पाओगे कि यहाँ पे एक नेचुरल बाउंड्री हमारे सामने, नेचुरल बाउंड्री हमको प्रोटेक्ट करके रखती है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिमालयस। इसका नाम है हिमालयस। और हिमालय चूंकि ये ठंडी हवाओं को इंडिया तक नहीं पहुंचने देता, तो इंडिया में जो टेम्परेचर रहता है या इंडिया में जो क्लाइमेट रहता है वो कैसा क्लाइमेट रहता है? माइल्ड क्लाइमेट रहता है। और इस माइल्ड क्लाइमेट में इकोसिस्टम बहुत अच्छे से पनप पाते हैं। इस माइल्ड क्लाइमेट में आप देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ काफी अच्छे से हो पाती है। तो इसलिए इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि यहाँ पे सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन क्यों देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले इंडिया के पास जो नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको? हिमालयाज आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, द रोल ऑफ द हिमालयाज इन द क्लाइमेट एंड द कल्चर। हिमालय, हिमालय से कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे आपको देखने को मिलेंगी? तो हिमालय के जस्ट ऊपर आप देखोगे तिब्बत। हिमालय के जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? तिब्बत और चाइना देखने को मिलेगा। वहां का जो कल्चर है, वहां का जो कल्चर है वो कल्चर इंडिया में, वो कल्चर इंडिया तक नहीं पहुंच पाया। चाइना का कल्चर, चाइना के कल्चर का इन्फ्लुएंस आपको इंडिया पे देखने को काफी कम मिलता है। बल्कि इंडिया का, बाद में हम देखेंगे जब बुद्धिज्म आता है तो इंडिया का कल्चर का इंपैक्ट आपको तिब्बत पे देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना के कल्चर का इंपैक्ट आपको इंडिया पे देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि चाइना से अगर इंडिया तक आपको पहुंचना है तो फिर से किसको क्रॉस करना पड़ेगा? आपको हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा। और हिमालय का टेरेन इतना इजी नहीं है कि क्रॉस किया जा सके। तो कल्चरल जो एक्सचेंज है इनिशियल डेज में, ये इंडिया और चाइना के बीच में नहीं हो पाए थे। तो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने का काम भी किसने किया है? हिमालय ने किया है। क्यों? क्योंकि किस तरह से काम करता है? एक ज्योग्राफिकल बैरियर, भौगोलिक बाधा के रूप में कार्य करता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखता है। कौन? हिमालय। तो आपसे पूछा जा सकता है मेंस में कि हाउ हिमालय एक्ट एज कल्चरल बैरियर, या हिमालय एक्ट एज कल्चरल प्रिजर्वेटर। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी वहां पे कि हिमालय ने क्या क्या काम किया है और हिमालय आज भी कैसे हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, अगर अपन हिमालय से आगे चलें तो आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी हिमालय की रिवर्स, हिमालयन रिवर्स आपको देखने को मिलेगी। उसमें फेमस रिवर है इंडस। इंडस के आसपास इंडस ने क्या बनाया? इंडस ने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाए और उस लैंडफॉर्म्स में एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है जिसका नाम है वैली। तो स्टार्टिंग में जो सिविलाइजेशन बसेगा वो कहाँ पे बसेगा? हिमालय के बिल्कुल पास में, जहाँ पे नदियां बह रही होंगी। तो आप देखोगे कि सबसे पहले कल्चर कौन सा? द इंडस वैली सिविलाइजेशन बनता है। कौन सा सिविलाइजेशन? द इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता। The Indus River, along with its tributary, was crucial for the rise of the Indus Valley civilization. क्यों? क्यों इंडस या एकदम नदी के पास में सिविलाइजेशन बना? क्योंकि स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग है वो केवल कौन से रिसोर्सेज को यूज कर सकता है? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। हाँ या ना? हम पढ़ेंगे आगे बहुत सारी एजेस। तो सबसे पहले जो एज आएंगे उनके आगे, सबके आगे लिथिक आपको देखने को मिलेगा। और लिथिक का मतलब है स्टोन। तो नेचुरल रिसोर्सेज में इंपॉर्टेंट रिसोर्स उनके लिए कौन सा है? स्टोन। और स्टोन आसानी से, बहुत ही इजीली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अगर आपको हल्की सी ज्योग्राफी पता है तो आप देखोगे कि जो रिवर जब यंग स्टेज में होती है, रिवर जब यंग स्टेज में होती है तो अपने साथ बहुत सारे जो सेडिमेंट्स हैं, अपने सारे बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके चलती है। और ये सेडिमेंट्स आपको रिवर के आसपास भी देखने को मिलेंगे। जैसे ऋषिकेश के आसपास आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स को स्टोन को सिर्फ टूल बनाना है, स्टोन से टूल बनाना है या स्टोन को एज अ रिसोर्स यूज करना है, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ पे स्टोन बहुत ज्यादा है। और स्टोन कहाँ मिलेंगे आपको? रिवर के पास आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, नदी घाटियों के पास आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास सबसे पहले सिविलाइजेशन बसना शुरू हुआ। सिविलाइजेशन का विकास शुरू होता है कहाँ से? इंडस वैली से। दूसरी चीज, हमें यह भी पता है कि अगर रिवर है तो रिवर के आसपास प्लेन एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा?
प्लेन एरिया मिलेगा, स्पेशली आपको मिलेंगे खादर्स। क्या मिलेंगे? खादर आपको देखने को मिलता है। खादर, बांगर, अगर आपने नाम सुना है, ये सब क्या है? ये रिवर के आसपास मिलने वाले प्लेन एरिया हैं। खादर वो प्लेन एरिया है जहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उस समय अगर आपको खेती करनी है, जब आपके पास फर्टिलाइजर्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, तो आप कौन से इलाकों में ज़्यादा खेती करोगे? जहाँ पे हर साल नदी के सेडिमेंट्स रिप्लेनिश हो पा रहे हैं। और वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है खादर, जो एकदम नदी के बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलता है। इसलिए भी सबसे पहले जो सिविलाइजेशन बसेगा वो कहाँ पे बसेगा? नदी के पास पास बसना शुरू होगा। एग्रीकल्चर एंड वॉज सेंट्रल टू द ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर सरप्लस होना शुरू हो जाएगा, भाई फर्टिलिटी अच्छी है, फर्टिलिटी अच्छी है तो एग्रीकल्चर का क्या होना शुरू हुआ? सरप्लस होना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ना जब शुरू होगा तो आप क्या करोगे? उसको बेचना शुरू करोगे। बेचोगे, इसका मतलब आप ट्रेड कर रहे हो। क्या करना शुरू कर दिया आपने? ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब ट्रेड कहाँ पे करोगे? या तो कोई आपके पास आएगा या आपको किसी के पास जाना पड़ेगा। इससे क्या किस चीजों का डेवलपमेंट शुरू होगा? इससे ट्रेड सेंटर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ट्रेड सेंटर, व्यवसायिक केंद्र बनना शुरू होगा। और धीमे धीमे ये ट्रेड सेंटर विल कन्वर्ट इनटू द अर्बन सिटीज। इन ट्रेड सेंटर्स का क्या होना शुरू हो जाएगा? अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम सारा देखते हैं कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसके अलावा इंडस का रूल तो आप सबको पता है। एक इंपॉर्टेंट रिवर और है, गंगा रिवर। अब गंगा रिवर की आज की इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते हैं कि आज अगर मैं कहूं कि इंडिया की जो लाइफ लाइन है, वन ऑफ द लाइफ लाइन क्या मिलेगी आपको? गंगा देखने को मिलेगी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की। ये कहना एकदम सही होगा। ना केवल गंगा लाइफ लाइन है, बल्कि आप देखोगे गंगा ने बहुत सारे कल्चरल सेंटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आज की इंपॉर्टेंस है। क्या हमेशा से गंगा इतनी इंपॉर्टेंट रही है? तो आप देखोगे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अपने पीक पे था तो गैंगेटिक वैली में आपको बहुत ज्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल से आप आगे चलोगे, आप पोस्ट वैदिक काल में पहुंचोगे, पोस्ट वैदिक एरा में पहुंचोगे, तो यू विल फाइंड कि पॉपुलेशन अब शिफ्ट हो रही है कहां से? इंडस वैली से और गैंगेटिक वैली की तरफ। स्पेशली गंगा यमुना का जो दोआब है वहां पे पॉपुलेशन का शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? पहली चीज की इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस वैली के आसपास बसा हुआ था, वहां पे माना जाता है कि उस समय बारिश कम होना शुरू हो गई और लोगों को क्या चाहिए? उस समय पानी चाहिए। अगर बारिश कम होना शुरू हो गई तो उनको शिफ्ट होना पड़ेगा, पहला कारण। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि अब हो गई है आयरन की डिस्कवरी। आयरन की डिस्कवरी जब हो गई तो आप क्या कर सकते हो? इजीली पेड़ों को काट सकते हो। और ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे। कहाँ पे? गंगा नदी के आसपास तराई एरिया था। और तराई एरिया को साफ करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्स चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, जो किससे बनी? लोहे से बनी। तो आप पाओगे कि वैदिक कल्चर, वैदिक एरा के बाद धीमे धीमे जब पोस्ट वैदिक एरा में हम लोग पहुंचेंगे तो पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही होगी किस तरफ? गंगा यमुना दोआब में शिफ्ट हो रही होगी। ठीक है, देखते हैं। द गंगास इन द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट रिवर्ड रिवर इन इंडिया। ठीक है, इट वॉज सेंट्रल टू द अर्ली सिविलाइजेशन फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ट्रेड एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो आप देखोगे पोस्ट वैदिक एरा में पहले इनिशियल डेज में जब इंडस वैली थी तो हड़प्पा और मोहनजोदारो ये कहाँ सिटी मिलेगी आपको? जो इंडस रिवर के आसपास हैं। लेकिन उसके बाद जब हम महाजनपद में पहुंच जाएंगे तो आप पाओगे कि जितनी भी सिटीज हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? नियर गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरी। जैसे पाटलिपुत्र, या जिसको आज पटना कहते हैं, कौन सी नदी के पास है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जैसे ही हड़प्पा और मोहनजोदारो में ट्रेड होना शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, वही सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी? नियर गंगा आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, अभी तक हमने इंडस की बात कर ली, अभी तक हमने गंगा की बात कर ली। एक और नॉर्थ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है द ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा क्या इसका काम कर रहा है? ब्रह्मपुत्रा स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें असम में, तो असम में किस टाइप का एग्रीकल्चर होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी ब्रह्मपुत्रा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र कहाँ से गुजर रही है? असम से गुजर रही है। और असम कैसा इलाका है? प्लेन इलाका है। तो आप देखोगे कि लोग कहाँ बसना भी शुरू हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्र के किनारे पे भी लोग बसना शुरू हो जाएंगे और वहां पे भी ट्रेड होना शुरू होगा। ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर तो हमने पढ़ी ली, इंडस, गंगा
एंड ब्रह्मपुत्रा। बार बार वैदिक टेक्स्ट जब आप पढ़ोगे, वेदों के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो वैदिक टेक्स्ट में आपको एक रिवर का नाम बहुत बार मिलता है। इवन मैं कहूं, अगर आज आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे सेक्रेट रिवर कौन सी है, सबसे पवित्र नदी का नाम आप क्या लोगे, तो आप कहोगे तुरंत आप ये कह दोगे गंगा। लेकिन वैदिक पीरियड में सबसे जो सेक्रेट या सबसे पवित्र जो नदी है जिसका उल्लेख बार बार वेदों में आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी, सरस्वती रिवर। द सरस्वती रिवर which is mentioned in the Vedic text was central to early settlements and religious life. Its drying up led to the significant cultural shift during the Vedic period. अब याद आ रहा है वो चीज जब मैं आपसे कह रहा था कि धीमे धीमे इंडस वैली से लोग गंगेटिक वैली की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इंडस वैली वाला जो एरिया है, यहाँ पे पानी की कमी हो रही है, और वो पानी की कमी का एविडेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इट्स ड्राइंग मतलब कौन सी रिवर ड्राई हो रही है? सरस्वती रिवर यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो रही है। तो लोग सरस्वती रिवर के पास से किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? गंगा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, तो हमने देखा स्पेशली अभी तो रिवर्स की बात करी, इसके अलावा इंडियस रिवर्स, माउंटेन्स एंड द कोस्टल रीजन शेप्ड दिस सिविलाइजेशन। कैसे? कि जो हमारा प्लेन एरिया है उसने क्या दिया? हमें फर्टाइल लैंड दिया, पर्टिकुलरली इन द रिवर वैलीज प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो जहां पे अच्छा एग्रीकल्चर होगा, जहां पे अच्छा एग्रीकल्चर होगा, और अच्छे एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छे एग्रीकल्चर के लिए आपको चाहिए रिवर। क्या चाहिए? रिवर। क्यों? क्योंकि रिवर गुड सोर्स है किसका? वाटर का। अगर मानसून नहीं हो पाया, मानसून अच्छा नहीं हुआ, तो कम से कम नदी के पानी से हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं। तो इसलिए आप पाओगे कि रिवर्स के आसपास क्या देखने को मिलेगा? अच्छा एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा। और अच्छा एग्रीकल्चर इसका मतलब यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये चीज तो आज तक भी इंडिया में आप देखोगे, गंगा और यमुना नदी जहां जहां आपको देखने को मिलेगी, वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, as compared to other parts of India, you will find the population density is very much high. Why? Because Ganga and Yamuna provide water for drinking, water for irrigation, water for industrial purposes. Yes, तो किसी भी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ये चीज होती आ रही है, और इसीलिए हम कहते हैं विच वॉज द बैकबोन ऑफ द एंशिएंट सोसाइटीज। तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ रिवर्स एक्ट एज बैकबोन ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, और एंशिएंट के आगे एक वर्ड और लगा सकता है, एंशिएंट इंडियन सोसाइटीज। तो ये उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर अर्ली सेटलमेंट्स। अर्ली सेटलमेंट्स की अगर अपन बात करें, स्पेशली आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर अपन बात करें, तो कहां पे मिलेगी आपको? कौन से रिवर के पास? इंडस के पास। क्यों मिली थी? अभी हमने देखा, एग्रीकल्चर की वजह से। द रीजन बिहाइंड इट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, सरप्लस हो गया, तो क्या बनेगा? यहाँ पे ट्रेड बनेगा, ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, और ट्रेड जहां पे होना शुरू होगा वो कन्वर्ट होंगे किसमें? ट्रेड सेंटर्स में। इसका मतलब अर्बनाइजेशन धीमे धीमे यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसने? हमारी रिवर्स ने। किसके लिए? अर्ली जो सिविलाइजेशन है उसकी हम बात करें तो। ठीक है, ये बार बार कौन सी रिवर का यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है, बात बताई जा रही है, इंडस रिवर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट हम चले, द रोल ऑफ गंगा। रोल ऑफ गंगा की अगर अपन बात करें, तो गंगा का रोल एक तो आप देखोगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। और इनिशियल डेज में जो जितने भी वेदों की बात की जाएगी, तो वेद गंगा के आसपास नहीं लिखे गए, वेद गंगा से पहले लिखे गए थे। लेकिन पोस्ट वैदिक एरा की अगर अपन बात करें, तो रिलीजियस सेंटर्स का शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो सरस्वती या इंडस से शिफ्ट होगा किस तरफ? गंगा की तरफ। और गंगा के पास आज भी आपको बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन से सेंटर्स? रिलीजियस सेंटर। और रिलीजन है, तो रिलीजन से ही क्या जन्म लेता है? रिलीजन से जन्म लेता है, बॉन्ड होता है क्या? वहां का कल्चर। ज्योग्राफी और हिस्ट्री से भी किसका बॉन्ड होता है? कौन जन्म लेता है? कल्चर जन्म लेता है। तो गंगा के आसपास आपको बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स, बहुत सारे कल्चरल सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, आज भी आप देखो, फेमस इंडिया का जो कल्चरल सेंटर है या रिलीजियस सेंटर है, जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी, काशी जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ मिलेगा? कौन सी नदी के पास आपको देखने को मिलेगा? तो आप बता पाओगे कि गंगा नदी के पास ही आपको देखने को मिलता है।
इन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की अगर अपन बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही क्या प्रोवाइड कराती है हमको, ये प्रोवाइड कराती है फर्टाइल लैंड। क्या प्रोवाइड कराती है? फर्टाइल लैंड। क्यों फर्टाइल लैंड? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र स्पेशली अगर अपन बात करें आज के बांग्लादेश में, चूंकि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पढ़ रहे हैं, तो बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ, और बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेल्टा। क्या देखने को मिलता है? डेल्टा। डेल्टा मीन्स फर्टाइल लैंड, और फर्टाइल लैंड मीन्स गुड एग्रीकल्चर। गुड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कब होगा? इसका मतलब सेटलमेंट्स होंगे यहाँ पे, इसका मतलब ट्रेड होगा यहाँ पे, इसका मतलब अर्बन सेंटर्स होंगे यहाँ पे। यस और नो? नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेचुरल बाउंड्रीज, अब रिवर्स से आगे हम बात कर रहे हैं नेचुरल बाउंड्रीज विंध्याचल एंड द ईस्टर्न घाट्स। सॉरी। तो आज भी हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो सीमा है, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया की जो बाउंड्री है, ये कौन डिमार्केट करता है? ये डिमार्केट करता है विंध्यास। कौन डिमार्केट करता है? विंध्यास। तो जो विंध्या के नॉर्थ वाला जो इलाका है, ये मान लेते हैं विंध्याचल रेंजेस है, इसके नॉर्थ में जो इलाका है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, और इसके साउथ में जो इलाका है इसे हम बोलते हैं साउथ इंडिया। स्पेशली यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा, और साउथ इंडिया में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डेक्कन रीजन। कौन सा रीजन? डेक्कन रीजन। तो विंध्यास ने क्या किया, विंध्याचल ने क्या किया, एक कल्चरल डिवीजन बना के रखा। कल्चरल डिवीजन बना के रखा किस चीज का? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। आप देखोगे दक्षिण भारत की भाषाएं अलग है किसके मुकाबले? नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। दक्षिण भारत के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया का जो लिटरेचर है, जैसे संगम लिटरेचर की अगर अपन बात करें, वो नॉर्थ इंडिया से अलग देखने को मिलता है। तो ये काम किसने किया? ये काम किया विंध्यास ने। किसने काम किया है? विंध्यास ने। Vindhyas mountains separated different cultural regions of India, fostering the development of the distinct linguistic, political and the societal system. तो जिसके हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की, वो चीज वो काम कौन करके रखा? विंध्यास ने काम करके रखा। अच्छा, विंध्यास को आप आगे जब हम मडाइवल में आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्यास जो है, दे ऑल्सो एक्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कल्चर। कैसे? जितने भी आप देखोगे मडाइवल हिस्ट्री में जितने भी अटैक हो रहे हैं इंडिया पे, वो कहाँ पे अटैक हो रहे हैं? वो अटैक हो रहे हैं स्पेशली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से जब अटैक हो रहे हैं, वो कहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा अटैक? साउथ इंडिया तक, या विंध्याचल के साउथ में वो नहीं पहुंच पा रहा। तो विंध्याचल ने यहाँ पे क्या काम किया? विंध्याचल ने यहाँ पे काम किया कल्चरल प्रोटेक्टर का। तो इसलिए आप देखोगे जो नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है वो डाइल्यूटेड कल्चर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया के कल्चर्स में आज भी आपको वो डाइल्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो ओरिजिनलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये काम किसने किया? ये काम किया विंध्यास ने। द रोल ऑफ द वेस्टर्न घाट, आज भी अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में मानसून में अच्छी बारिश कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे साहब नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं, स्पेशली जो मौसिनराम और चिरापूंजी, वहाँ पे आपको अच्छी बारिश देखने को मिलती है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट पे सबसे पहले मानसून की जो विंड्स हैं, स्पेशली जो अरेबियन सी से आ रही है, वो कहाँ पे स्ट्राइक करती है? वो स्ट्राइक करती है वेस्टर्न घाट पे। अगर मानसून अच्छा है, मानसून अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या ज्यादा होगी? बायो डाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी। मानसून अच्छा है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। एग्रीकल्चर अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेड अच्छा होगा। बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, इसका मतलब यहाँ पे टिम्बर अच्छे मिलेंगे आपको। यहाँ पे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? बहुत सारे वेस्टर्न घाट्स में। ये बात तो आज तक भी सही है। आप देखो पूरा महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के नीचे हम चलें कर्नाटक में, अगर आप पहुंच जाओ, गोवा में आप पहुंच जाओ, और नीचे एकदम तमिलनाडु तक अगर अपन पहुंच जाए, केरल और तमिलनाडु तक, तो वेस्टर्न घाट का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। आज भी आप कहोगे स्पाइसेस, स्पाइसेस मडाइवल हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पाइसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? वो आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग हिस्ट्री। इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने कहा सिर्फ
दो मदर सब्जेक्ट्स हैं, और वो मदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है। हिस्ट्री आपको ये चीजें बताएगी कि कौन सा इवेंट कब हुआ और क्यों हुआ। ज्योग्राफी आपको वो बताएगी कि इवेंट यहीं क्यों हुआ, पानीपत में ही इतने बैटल क्यों लड़े गए, ये वहां का ज्योग्राफी बताएगा। बैटल कहाँ हुआ? पानीपत में हुआ। बैटल कब हुआ? ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हिस्ट्री में देखने को मिलेगी। लेकिन बैटल पानीपत में ही क्यों हो रहे हैं, बैटल जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे हैं, या बैटल थार डेजर्ट में क्यों नहीं हो रहे हैं, ये कौन बताएगा आपको? ये ज्योग्राफी बताएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वेस्टर्न घाट की। इसके बाद डेक्कन प्लेट्यू की अगर अपन बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू में आप देखोगे जैसे महाराष्ट्र वाले इलाके में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, तो स्पेशल एग्रीकल्चर या मैं कहूं एक अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे वॉल्केनिक सॉइल हमको देखने को मिलती है। कौन सी सॉइल? वॉल्केनिक सॉइल। वॉल्केनिक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो एक डिफरेंट टाइप का एग्रीकल्चर आपको कर्नाटक आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो किससे अलग होगा? नॉर्थ इंडिया से आपको अलग देखने को मिलता है। द सदर्न बाउंड्रीज एंड द कोस्टल रीजन तो तटीय इलाकों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक अलग टाइप का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्लेज अ मेजर रोल इन द मैरीटाइम ट्रेड। जो भी मैरीटाइम जो ट्रेड होगा वो कहाँ से होगा? इन इलाकों से होगा। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंजेज, तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप जितने भी फॉरेन ऑथर्स पढ़ते हैं वो जब भारत में पहुंचेंगे तो उनके पास दो रास्ते हैं, एक तो लैंड रूट है और दूसरा सी रूट है। तो बहुत सारे राइटर्स आपको कहां से आते हुए देखने को मिलेंगे? सी रूट से आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब सी रूट से बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के कल्चरल को भी क्या करेंगे? वो इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, क्लाइमेट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर। इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट है? मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था इंडिया में कौन सी विंड्स स्ट्राइक करती हैं? मानसून विंड्स स्ट्राइक करती हैं। और इसलिए आप देखोगे इंडिया में राइस, व्हीट, कॉटन एंड शुगर केन कल्टीवेशन हमेशा से आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली राइस का कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगा, कॉटन का, शुगर केन का कल्टीवेशन आपको देखने को मिलता है इंडिया में अच्छा खासा, एंशिएंट इंडिया से अगर अपन बात करें तो। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो इंडिया में एक एज आपको देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। और चाल्कोलिथिक एज का मतलब ही क्या है? कि जहाँ पे कॉपर अबंडेंट यूज हुआ हो। और इंडिया में ये चाल्कोलिथिक एज आयरन एज से भी आपको पहले देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे कॉपर की जो उपलब्धता है वो बहुत शुरू से आपको देखने को मिलेगी। कॉपर, फिर कौन सी एज आती है हमारे पास? आयरन एज आती है। गोल्ड, गोल्ड इंडिया में मिलता है। आपने नाम सुना है केजीएफ? तो केजीएफ में कितने पुराने टाइम से गोल्ड मिलता आ रहा है। डायमंड हमारे यहाँ पे बहुत पहले से मिल रहे हैं, पन्ना वाला जो इलाका है। और उसके आसपास आप देखोगे कि बहुत सारी केव्स, एंशिएंट केव्स भी आपको देखने को मिलती हैं। इसका मतलब इन सब चीजों के बारे में उन पुराने लोगों को पता था। ठीक है, और किसकी जानकारी थी उनको? मेटलर्जी और क्राफ्टिंग की जानकारी भी थी। तभी तो वो लोग कॉपर से कॉपर के वेसल्स उन्होंने बनाए। ठीक है, और उन्होंने सिक्के बनाए। ठीक है, तो ये सब चीजें कब बना सकते हैं? जब आपके पास मेटलर्जी और क्राफ्टिंग की क्या हो? जानकारी हो। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? सिटीज की। तो इंडस रिवर के आसपास आपको सिटीज देखने को मिलती है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो। गंगा रिवर के पास पास आपको देखने को मिलेगी पाटलिपुत्रा। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? रिवर वैलीज के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो इंडिया के अर्ली रिपब्लिक्स हैं जिनको महाजनपद या जनपद कहते हैं, वो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? वो भी आपको रिवर के आसपास देखने को मिलेंगे। और रिवर्स में भी आपको वो प्लेन्स एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, मैदानी इलाकों में आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर अपन बात करें मौर्यास की, गुप्तास की, तो वो आपको इसी गंगा के प्लेन इलाके में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड द ट्रेड रूट। क्लाइमेट कैसे इंपैक्ट करेगा ट्रेड रूट्स का? मैं आपको बता रहा था, अगर आपको लास्ट क्लास आपने देखी हो तो हमने बात करी थी अरब ट्रेडर्स की। अरब ट्रेडर्स इंडिया में आते थे किसके थ्रू? मानसूनल विंड्स के थ्रू। मानसूनल विंड्स के थ्रू, क्योंकि अभी हमने देखा कि मानसून का मतलब क्या है? कि एक बार इंडिया की टूवर्ड्स इंडिया विंड्स चलेंगे, एक बार अवे फ्रॉम द इंडिया। उस समय जब जहाजों के पास, जब नावों के पास इंजन नहीं हुआ करते थे तो वो किससे आगे बढ़ेंगे? वो सिर्फ हवा उनको आगे बढ़ा सकती है। तो हवा जब इंडिया की तरफ ब्लो कर रही है, इसका मतलब वो शिप्स इजीली कहाँ पे पहुंच पाएंगे? इंडिया तक पहुंच पाएंगे। और फिर वो क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे। तो अफ्रीका से या मैं कहूं मिडल ईस्ट से
इसके अलावा साउथ एशिया से जो हमारा इंडिया का ट्रेड हुआ करता था वो किसके थ्रू हुआ करता था? इंडिया का ट्रेड हुआ करता था वो किसके थ्रू हुआ करता था? विंड्स के थ्रू हुआ करता था। वो विंड्स उन शिप्स को क्या किया करती थी? शिफ्ट किया करती थी। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द माइग्रेशन पैटर्न, तो पहली चीज अभी याद करो, हमने कहा था जब क्लाइमेट चेंज हो रहा था, जब इंडस वैली के आसपास रिवर्स ड्राई हो रही थी, तो कहां से शिफ्ट हुआ? आई से जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है सेटलमेंट, इंडस से गैंगेटिक वैली की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो आप पाओगे कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ये जो चैप्टर है इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ज्योग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द हिस्ट्री। क्यों गंगा की तरफ शिफ्ट हुआ? ऐसा भी तो हो सकता था कि अभी जो इंडस रिवर है उससे हम और ज्यादा वेस्ट में चले जाते, क्यों केवल ईस्ट में शिफ्ट हुए? तो ये सारे जो जवाब हैं, ये जितने भी सवाल हैं, इनके जितने भी जवाब हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? उस समय की इंडिया की ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलता है। फर्टिलिटी ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, तो हमें पता है इंडो गैंगेटिक प्लेन मतलब कौन सी सॉइल मिलेगी आपको? एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और एलुवियल सॉइल मतलब सबसे ज्यादा क्या होगी इनकी? फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फर्टिलिटी अगर अच्छी है तो क्या होगा यहाँ पे? बहुत अच्छे अमाउंट में एग्रीकल्चर यहाँ पे शुरू होगा। इसीलिए तो शुरुआत में आपको महाजनपद और जनपद जैसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा इंडस वैली में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे ही गंगा की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ, गंगा यमुना दोआब में लोग होना शिफ्ट हुए, तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होना शुरू हुआ। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन उतना ज्यादा है एग्रीकल्चर। तो जितनी भी लड़ाइयां मिलेंगी आपको उस समय की, वो किसके वजह से हो रही हैं? वो जमीन की वजह से हो रही है कि जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन उतने ज्यादा एग्रीकल्चर, और जितना ज्यादा एग्रीकल्चर वो उतना ही क्या होगा? प्रॉस्परस होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन चले अर्ली सेटलमेंट्स एंड द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, तो वही अर्ली सेटलमेंट्स किस पे डिपेंडेंट थे? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे, कि कहां पे अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, हार्श क्लाइमेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको फर्टाइल लैंड कहां मिलेगी। तीसरा, आपको वाटर कहाँ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप क्या डिसाइड करोगे कि अर्ली सेटलमेंट्स कौन कौन से इलाके में आपको देखने को मिलते हैं। मानसून रोल इन द ट्रेड एंड द मैरीटाइम नेटवर्क, तो हमने देखा कि मानसून इंडिया को कैसे बाकी सारी दुनिया से कनेक्ट करके रखता था। तो अभी हमने देखा मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया से जो भी ट्रेड हो रहा था वो सब किसके थ्रू हो रहा था? वो मानसूनल इवेंट से हो रहा था। इसके अलावा द रोल ऑफ द हिमालयस इन इन डिफेंडिंग इंडिया, तो अभी हमने देख लिया कि ना केवल नॉर्थर्न विंड से बल्कि ऊपर से नॉर्थ इंडिया से अटैक भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया से अटैक बहुत देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको हिमालय में बहुत सारे पासेस देखने को मिलते हैं। पासेस का मतलब क्या होता है? हिमालय के बीच में से रास्ता आपको देखने को मिलेगा। इसलिए तो टर्क्स जो थे, अरब्स जो थे, वो इंडिया में इजिली एंटर कर पाए। ठीक है। द रिवर सिस्टम एंड देयर कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस तो आज भी आप देख रहे हो इंडिया की मॉडर्न सोसाइटी पे भी किसका कल्चरल इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है? गंगा का कल्चरल इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे हिंदुज्म में अगर बात करें तो हिंदुज्म में जब कोई कोई अपना देह त्याग देता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको कहाँ पे बहाया जाता है? उसकी अस्थियों को तो गंगा में बहाया जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा आज भी हमारे लिए रिलीजियस सेंटर है, बहुत ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। किसमें? हिंदुइज्म में गंगा को। तो ज्योग्राफी डिटरमाइंस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन पॉलिटी, तो पॉलिटी में भी अगर अपन बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे महाजनपद की, जिसमें भी फेमस जैसे आपको मौर्य डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी या गुप्ता डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? रिवर के पास आपको देखने को मिलेंगे। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कौन सी नदी के किनारे? आप मुझे बताइएगा कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ज्योग्राफी ऑफ द सातवाहन, हम सातवाहन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो डेक्कन जो प्लेट्यू है, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी? सातवाहन डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। काफी रिच डायनेस्टी थी। क्यों? क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू में आज भी आप देखोगे कि अमाउंट ऑफ मिनरल्स कितने ज्यादा मिलते हैं, तो उनके पास मिनरल्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते थे। इस वजह से सातवाहन डायनेस्टी काफी प्रॉस्परस थी। सोचो उस समय अजंता और एलोरा केव्स बनाई जा रही थी, तो ये वही डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है।
और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो भी ट्रेड हो रहा होगा उसके सेंटर में कौन मिलेगा आपको? सातवाहन डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इस यहाँ पे बताया गया कि मगध का जो उदय हो रहा है, मगध जो महाजनपद जिसका जो आगे जाके हम देखेंगे बहुत ही पावरफुल जो किंगडम बनता है, या मौर्य किंगडम जो आगे जाके बहुत पावरफुल बनता है, उसके पीछे भी कौन रोल प्ले कर रहा है? गंगा पेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। द रोल ऑफ द वेस्टर्न इंडिया कोस्टल रीजन, अगर कोस्टल एरिया नहीं होता तो इतना अच्छा ट्रेड नहीं हो पाता, इतना अच्छे मैरीटाइम रिलेशन नहीं हो पाते, बाहर का कल्चर और इंडिया का कल्चर बाहर नहीं पहुंच पाता। तो ये क्या रोल प्ले किया कोस्टल रीजन ने, आपको पता लग गया है। ट्रेड रूट्स कैसे बने इंडिया में? तो इंडिया की एक तो एग्जैक्ट लोकेशन की अगर अपन बात करें तो एशिया में अगर कहीं पे भी ट्रेड होना है तो आपको इंडिया से होके गुजरना पड़ेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होके गुजरना पड़ेगा। एशिया और यूरोप, एशिया अफ्रीका में अगर ट्रेड हो रहा है तब भी आपको कहां से जाना पड़ेगा? आपको इंडिया से होके गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्सचेंज अगर हो रहे थे उस समय कहीं पे भी, और इनके लिए जो ट्रेड रूट्स चाहिए थे वो सब आपको कहां पे देखने को मिल रहे हैं? एंशिएंट इंडिया में आपको देखने को मिल रहे हैं। वाई? ड्यू टू इट्स लोकेशन, ड्यू टू इट्स लोकेशन। रिवर का रोल हम लोग देख ही चुके हैं कि कैसे रिवर ने एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, अर्बनाइजेशन में अपना रोल प्ले किया है। ज्योग्राफी एंड द रिलीजियस डेवलपमेंट, इंडिया में आप देखोगे कि एंशिएंट इंडिया में हिंदुइज्म, हिंदुइज्म तो बहुत एंशिएंट, अगर आप माने हिंदुइज्म का हमें नहीं पता कब से शुरू हुआ, लेकिन बुद्धिज्म, जैनिज्म और मॉडर्न की अगर अपन बात करें तो आप देखोगे सिखिज्म, ये सब कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? इंडिया में देखने को मिलता है। और कहाँ पे? एकदम नदियों के पास आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब रिलीजियस या रिलीजन भी जब बॉर्न हो रहा है तो कहाँ आपको बॉर्न होता हुआ देखने को मिलेगा? रिवर के एकदम आसपास। या प्रॉस्परस हो रहा है तब भी नदियों के आसपास आपको देखने को मिलता है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी हमने बात करी। एक तो हिमालय सबसे पहले हमें ज्योग्राफिकल आइसोलेट करता है, किससे? चाइना का जो कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस इंडिया पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा हमारे जो विंध्याचल रेंजेस हैं ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या करता है? आइसोलेट करता है, ताकि जो रीजनल लैंग्वेजेस है, रीजनल जो कल्चरल है वो यहाँ पे प्रिजर्व रह सके, जो यहाँ पे प्रिजर्व रह सके। तो इस तरीके से हमने जाना कि हाउ geography plays an important role in determining history as well as the art and culture of that region। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोन एज पे पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये मैप सबसे पहले जो इस क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये मैप था। तो आपको इस क्लास के बाद आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई कि एंशिएंट हिस्ट्री में कहां कहां पे कौन कौन सी ज्यादा पॉपुलेशन एरिया आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं कहूं आपसे कि क्या हमें राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी या अवध के प्लेन में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, तो आज भी अगर आप सेंसस की डेटा आप उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड कि यूपी में, बिहार में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम बात करें राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में भी एक साइड जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड जिसे हम कहते हैं विंडवर्ड और लीवर्ड साइड, तो लीवर्ड साइड आप देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन कर रहा है? ज्योग्राफी डिटरमाइन कर रही है। आज भी कैलाश जो टेम्पल है जो आपको कहां देखने को मिलेगा? एलोरा केव्स में जो देखने को मिलेगा वो प्रोटेक्टेड है, वो हार्ड स्टोन से बना हुआ है। वहां पे इतने सख्त पत्थर कहां से है? तो आप कहोगे साहब वेस्टर्न घाट्स में आपको जो रॉक्स मिलती हैं वो कैसी हैं? काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, वो पोरस नहीं है। अगर कोई रॉक पोरस नहीं है तो कौन सी रॉक होगी? वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, हम आगे पढ़ेंगे। तीन टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो आज भी प्रोटेक्टेड है, इतने साल पहले बने। भीमबेटका मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीजें किसको डिटरमाइन कर रही है कि उस समय या उस जगह जोग्राफिकली कुछ ऐसी चीज मिल रही है जिसकी वजह से वो चीजें बनी वहां पे और आज भी क्या है?
प्रोटेक्टेड हैं। तो ये सब चीजें हम धीमे धीमे समझ पाएंगे, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक आइडिया आपको पता लग गया कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपको कल्चरल एरियाज आपको देखने को मिलेंगे एंशिएंट इंडिया के। किस तरीके से कल्चरल डिवीजन क्रिएट करेगा कौन, हमारा हिमालय। आज कौन कर रहा है, हमारे विंध्यास कर रहे हैं। किस तरीके से विंध्यास विल एक्ट एज कल्चरल प्रोटेक्टर। साउथ इंडिया का जो कल्चर है आज भी प्रोटेक्टर है, यहाँ पे डाइल्यूजन नहीं आया है। क्योंकि जितने भी अटैक हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से हो रहे हैं। बाहर का इन्फ्लुएंस आप देखोगे कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जो कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल जो एरियाज है वहाँ पे इंडिया के बाहर के कल्चर का रोल आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रेड सेंटर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कल्चरल या कोस्टल एरिया के पास आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर स्टोन एज में हमें लेके चलेगा। तब तक आपको क्या करना है, चीजें रिवाइज करते रहना है। एंशिएंट हिस्ट्री की किताब अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके पास होगी, स्पेशली या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्जन में। आर.एस. शर्मा की आपके पास एनसीईआरटी भी हो सकती है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताब भी हो सकती है, कोई भी होगा, अपना काम हो जाएगा। और यहाँ से इस चैप्टर से बहुत बार मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लोकेशंस के नाम तो नहीं लिखे हैं अभी, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर्स में हम आगे पढ़ेंगे तो लोकेशन के नाम वहाँ पे मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। लेकिन एक एग्जैक्ट और एक रफ आइडिया आपको यहाँ से मिल गया होगा कि इंडिया में वो लोकेशंस कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।